हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो लुसेंट का जो न्यू बुक है, ठीक है, उसी को दोस्तों मैं आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूँ, ठीक है। जो इतिहास हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों हम लोग आज से देखेंगे जो लुसेंट का, ठीक है, बुक। इतिहास, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है, ठीक है। एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत में अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यह नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इसे इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है, ठीक है। नोट देखते हैं। भारत की जनसंख्या के नियंत्रण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो, ठीक है, मेडिटेरियन, ठीक है, काकेसायड हो जाएगा, निग्रोड और मंगोलायड, ठीक। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट देखते हैं। सबसे पहले इतिहास का 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस है, ठीक है, जो आपको हो जाएगा 1638 से 1707 AD को, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। कौन कौन? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंध साक्ष्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुंधरा कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञात के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्ति सहित एवं 1462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्षणीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र
आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों में उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अंधन शब्द का संबंध गाय से। नोट देखते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों में व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टा दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह का जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म तिथि का आरंभ हुआ ईसा मसीह के ही जन्म पर जो तिथि का आरंभ हुआ। ठीक है। इससे पहले ईसा पूर्व था। ईसा मसीह के जन्म तिथि के आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ठीक है। इसके लिए संक्षिप्त में लिखा जाता है। को लैटिन भाषा के शब्द में AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एन्नो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है। वामा अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचनाएं होती है। ठीक है। नोट देखते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके संकलनकर्ता को अर्धवेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलनकर्ता मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद देखते हैं। सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन करता है। इसके पाठकर्ता को होत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद आगे बढ़ते हैं। अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 700 व्यक्ति संबंध तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है। पुराण हो जाएगा संबंधित वंश हो जाएगा। विष्णु पुराण हो जाएगा जो मौर्य वंश हो जाएगा। मत्स्य पुराण हो जाएगा। आदेश सातवाहन हो जाएगा। वायु पुराण हो जाएगा गुप्त वंश। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उत्पत्ति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राण गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वन्य वनस्पतियों एवं औषधियों, साफ वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का विवरण है। देखते हैं। अथर्ववेद में
परिचित के कुरुओं का भी राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्र मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, नोट देते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद हो जाएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, जिसमें से आपको शिक्षा, ज्योति, कल्प और व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण नोट देखते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थितियां मैत्री संहिता से भी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें जुआ और शराब की भारतीय स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह आपको 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शास्त्रीय संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक हो जाएगा राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गागी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य में से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, विदेशी यात्रियों के मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसके इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में नियाकस, अनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य
के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस या मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस या मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारत पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एर्थियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फायान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों का एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU को नाम से प्रसिद्ध है जिसकी 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसी अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया था। ठीक है, कौन किया था? हेनसोंग ने। ठीक है, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय का बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, देखते हैं। इंती सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब तथा उल हिंद तथा तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, क्रिमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। ठीक है, 1333 ईस्वी में
दिल्ली में पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अन्य लेखक देखते हैं। तारानाथ यह एक तिब्बत के लेखक था। इसने फंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। इसे आपको फादर ऑफ इंडियन एर्जियोलॉजी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख में बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत होलियोडोटस के विश्वनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से में है। ठीक है। सर्वप्रथम दुभिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख जो है गौरा है। ठीक है, अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। ठीक। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हिरण्य अभिलेख शासक जो भानुगुप्त से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। सातवां राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशमी बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है। प्राचीन सिक्के को आज सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य का सापण कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य एवं शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नोट। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्ण द्वीप कंबोज और जावा एवं द्वीप से स्थापित हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा महत्वपूर्ण अभिलेख हो जाएगा शासक। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख हो जाएगा। कलिंग राज कारवेल हो जाएगा। जूनागढ़ हो जाएगा। गिरनार अभिलेख हो जाएगा। रुद्र दामन हो जाएगा। ठीक है। नासिक अभिलेख हो जाएगा। गौतमी बाल श्री हो जाएगा। प्रयोग स्तंभ लेख हो जाएगा। समुद्रगुप्त एहोल अभिलेख हो जाएगा। पुल के सीन 2 मंदसौर अभिलेख हो जाएगा। मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा। प्रतिहार नरेश भोज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। स्कंद गुप्त हो जाएगा। देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा। बंगाल शासक विजय सेन हो जाएगा। ठीक है। नोट देखते हैं। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाते हैं। ठीक है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायता मंदिरों से घिरा होता है तो पंचायतन मंदिर का उदाहरण कंदरिया है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा
महादेव मंदिर खजुराहो, जो बदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर हो जाएगा भुवनेश्वर, आपको दशावतार मंदिर हो जाएगा देवगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो गुणेश्वरी मंदिर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।